यस, गुड। और थोड़ा सा, यस, यहाँ तक। आपकी तरफ में पूरा करने के चक्कर में हो रहा था। मैं सोच रहा था कि तब गया तो मसल स्ट्रेंथ की कमी है सर, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। So Vibhor, first of all, thank you so much for accepting my invitation. थैंक यू टू यू सर कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपना इंटरव्यू देंगे। नहीं, हम लोगों ने तो बहुत बार कोशिश करी, लेकिन चलो किसी तरीके से हम वही समटाइम्स कनेक्शन प्रॉब्लम, समटाइम्स मैं बिजी हूँ, समटाइम्स तू बिजी है, इस तरीके से हो नहीं पाता। बट इट इज रियली मतलब अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू होस्ट यू एंड टू नो फ्रॉम यू ऑल द थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इंटरव्यू को स्टार्ट करते हुए मैं एक बहुत बेसिक चीज पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले ऐसे वीडियो याद आता है? जी सर, बिल्कुल याद आता है। ऐसे वीडियो तो कभी निकल नहीं सकता है दिल से, दिमाग से। माता का आशीर्वाद हमेशा याद रहता है, तो भी याद रहता है। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग जो है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकल जाते हैं, उसका फिर कभी पलट के नहीं देखते हैं। और कुछ लोग हैं जो पलट के भी देखते हैं और आते भी रहते हैं, और उनको जो एक लगाव रहता है अपने। मैं भी सर पास आउट के बाद 2-3 बार आया हूँ वहाँ पर। लास्ट टाइम 2018 में आया था, 12th का पास आउट हूँ मैं, बट 18 में आया था 6 साल बाद। हाँ, और अभी भी प्लानिंग है आने का, चलो नवंबर दिसंबर में आएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। और मैं ये अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज द एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज नॉट अ वेरी पॉपुलर एग्जामिनेशन दो इट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो ये कौन सा एग्जामिनेशन है जिसको क्लियर करके इस तरीके के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें लोग ज्वाइन करते हैं, और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है या क्या किया था, एंड व्हाट आर दी मोडस ऑपरेंडी, एग्जामिनेशन का स्टाइल कैसा होता है, थोड़ा सा उसको खुल के बता। यूपीएससी प्रत्येक वर्ष जो है एक सीएपीएफ एसी एग्जाम कंडक्ट कराता है। सीएपीएफ स्टैंड फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड एसी मींस असिस्टेंट कमांडेंट। जो हमारे पास सर 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं। सीआरपीएफ है, बीएसएफ, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, देन आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, एंड सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और मोस्ट ऑफ द लोग तो जो है सीआरपीएफ बीएसएफ को जानते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो सर इन 5 फोर्सेस का कंबाइंड एग्जाम यूपीएससी कराता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। सर जो एंट्री ग्रेड का रैंक है ऑफिसर के लिए, वो असिस्टेंट कमांडेंट का रैंक होता है। उसमें असिस्टेंट कमांडेंट के वैकेंसी के अगेंस्ट एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी। सर इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल प्लस मेडिकल एग्जाम, एंड देन फाइनली इंटरव्यू होता है। सर जो रिटन एग्जाम होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। रिटन एग्जाम में पहला जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और वो 125 क्वेश्चन होते हैं और 250 मार्क्स के। अभी का तो पैटर्न यही है, अगर चेंज कोई होता है तो अलग होगा। एंड एक सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, जो कि केसेस लिखने होते हैं, पैसेज होता है उसमें, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड हैपनिंग्स हैं उसके बारे में आपको नोट या फिर रिपोर्ट लिखना होता है। इसका सर जो सिलेबस होता है ब्रॉडली वही है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का होता है। का लेवल भी वही है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का होता है। तो ये तो हो गया सर एग्जाम, इसमें कि 2 पार्ट हुए, ऑब्जेक्टिव पेपर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सब्जेक्टिव पेपर। इसमें सर आप क्लियर करते हैं, कट ऑफ से ऊपर आपके नंबर्स आते हैं, तो फिर आपको कॉल किया जाता है फिजिकल इवेंट्स के लिए। तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है नॉर्मल पुलिसिंग से अलग है। ये एक तरह से यूनियन ऑफ इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस हैं। ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और इनके जो रेस्पेक्टिव एक्ट्स हैं उसमें अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन डिक्लेयर किए गए हैं। तो इनका जो वर्क है वो काउंटर इंसर्जेंसी या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस है।
तो नॉर्मल पुलिसिंग से ज़्यादा इसमें फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस रिक्वायर्ड होता है। ओके। तो रिटन एग्जाम सर आप जैसे ही क्लियर करते हैं, आपको कॉल किया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट में 100 मीटर रनिंग होता है, 800 मीटर रनिंग होता है, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट थ्रो होता है। ये 4 इवेंट होते हैं, इनके अपने टाइमिंग्स और डिस्टेंस होते हैं। वो क्वालिफाई करने के बाद सर आपको फिर मेडिकल सेम डे या नेक्स्ट डे इनके डेजिग्नेटेड सेंटर्स होते हैं मेडिकल के लिए, और फिजिकल के लिए भी उन सेंटर्स पर आपको जा करके बोर्ड ऑफ डॉक्टर जो हैं वो आपका मेडिकल करते हैं, और मेडिकल आप क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद आपको यूपीएससी द्वारा फिर से बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। ओके, मतलब इसमें जो है इंटरव्यू बाद में है, जैसे Yes, नॉर्मल sir. सर्विस में इंटरव्यूज पहले होते हैं, उसके हम्म। बाद मेडिकल होता है, इसमें मेडिकल पहले होता है। यस सर, मेडिकल पहले होता है, फिजिकल मेडिकल, देन इंटरव्यू होता है। हम्म। और इंटरव्यू में आपके जो मार्क्स आते हैं, तो रिटन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनता है। मतलब वो जो है दैट इज Yes, sir. तो ये वाला एग्जामिनेशन कौन से ईयर क्लियर किया था? मैंने सर एग्जामिनेशन 2015 में दिया था और 2016 में रिजल्ट आया था सर। ओके, और ज्वाइन कब किया सीआरपीएफ? 2017 में मैंने ज्वाइन किया था सर। ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हुई थी 22 मई 2017 को। तो एक चीज सर मैं मीटिंग, ये इसकी ट्रेनिंग होती कहाँ पे? सर मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज और, कि ये जो 5 फोर्सेज हैं सर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इनके रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी हैं अलग अलग जगहों पर। जैसे सीआरपीएफ का गुड़गांव में है, और बीएसएफ का टेकानपुर, ऐसे ही अलग अलग फोर्सेज की अलग अलग एकेडमी है। सीएसएफ का हैदराबाद में है, एसएसबी का भी एमपी में है, और आईटीबीपी का मसूरी में है। इसमें सर आपको कौन सी फोर्स मिलेगी ये आपके चॉइस और कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक पर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग कॉलेज चूज करते हैं, कॉलेज और स्ट्रीम। तो इसमें जो बेस्ट ऑफ दी सर्विसेज है वो क्या ज्वाइन करते हैं? सर ये इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है सर, कि उसका अपना किस फोर्स को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। क्या वो सीआरपीएफ ज्वाइन करके काउंटर इंसर्जेंसी फाइट करना चाहता है, या फिर बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी ज्वाइन करके बॉर्डर गार्डिंग या बॉर्डर मैनेजमेंट में उसका इंटरेस्ट है, या फिर जो सीआईएसएफ है वो जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी सिक्योरिटी करता है। तो ये इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है इंटायरली। बिल्कुल, हाँ ऑब्वियसली वो तो चॉइसेस ऐसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज क्लियर करेंगे और टॉप करेंगे तो सिर्फ आईएएस ही बन सकते हैं। कोई Yes, भी sir. services जो लोगों को पसंद है वो जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से। चलो, Yes. वेरी नाइस। तो 2017 में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, एंड फर्स्ट पोस्टिंग कौन सी ईयर थी और कहाँ पे? मेरी सर फर्स्ट पोस्टिंग जो है एकेडमी से पास आउट होने के बाद, मैं जून 2018 में एकेडमी से पास आउट हुआ था। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग मेरी थी सर छत्तीसगढ़ में, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। सुकमा डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। यस सर। तो वहाँ पे कितने साल की पोस्टिंग थी? वहाँ मैं सर अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर रहा, जो कि नॉर्मल टेन्योर होता है। एंड 3 ईयर सुकमा में रहने के बाद मैं अगेन ट्रांसफर होकर के आया 205 कोबरा यूनिट, गया डिस्ट्रिक्ट, बिहार में है सर। तो 205 कोबरा यूनिट का मेंबर है तू। ओके, तो 205 कोबरा जब ज्वाइन किया और गया में जब से डिपोर्ट हुआ या पोस्टेड हुआ, तो उसके बाद आई विल लाइक टू come to this कि what was the counter insurgency which you people are dealing, और obviously मतलब it goes without saying जितनी चीज़ें हम as civilians जान सकते हैं या हम as normal people जान सकते हैं उतनी तक ही हम बात करेंगे। तो कौन सा ऑपरेशन था जिसको तू लीड कर रहा था, एंड what happened on the day when you lost your legs? सर कोबरा जो है अभी इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का कहिए इलीट एक जंगल वारफेयर फोर्स है, और वी आर इंगेज्ड इन अ वेरी इंटेंस फाइट अगेंस्ट द माओइस्ट इंसर्जेंसी प्रॉब्लम विच आवर कंट्री इज फेसिंग। तो सर हमारा इसमें मैंडेट जो है वो ये है कि जो सीपीआई माओइस्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफ़ी वायलेंट और कह सकते हैं दे बिलीव इन द ओनली ब्लड बाथ। तो उनको काउंटर करने के लिए हमारी डिप्लॉयमेंट है। हमारी डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ की भी और कोबरा की भी, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये जो मेनली इफेक्टेड स्टेट्स हैं माओइस्ट से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी हैं, उत्तर प्रदेश भी, तो इनमें डिप्लॉयड हैं। उसी तरह सर हमारी जो पर्टिकुलर यूनिट है 205,
हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन रहता है ये बिहार के गया और औरंगाबाद जो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है ये गया और औरंगाबाद। इनमें एक चकरबंदा फॉरेस्ट एरिया है, चकरबंदा रिजर्व फॉरेस्ट। ओके। उसमें जो माओवादियों का जो बिहार स्टेट कमेटी है या बिहार झारखंड जो स्पेशल एरिया कमेटी इनकी है, उसके जो बड़े लीडर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं वहाँ से। वो जियोग्राफिकली इतना आइसोलेटेड और टफ टेरेन है कि उनके लिए एक तरह से सेफ हेवन अभी तक बना हुआ था, लेकिन हमने उसे खत्म कर दिया। तो वहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे थे सर। तो वो मतलब कि ऑपरेशन के बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाके मुझे ये बताओ कि मतलब कि व्हाट वाज द से प्लाटून और कमांड व्हिच यू वर से लीडिंग ऑन दैट डे, और क्या हुआ वो पूरी घटना, मुझे जितना हो सकता है मतलब आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट कि उस दिन हुआ क्या था बेसिकली जिसके कारण से जो है यू लॉस्ट योर लेग्स। जी सर, कोबरा जो है बिल्कुल टीम कॉन्सेप्ट पर चलता है। इसमें मैं एज ए टीम कमांडर था उस ऑप्स में। सर डेट अगर मैं बात करूं तो हम लोग 24 फरवरी 2022 को अपने कैंप से आउट हुए थे ऑन इनपुट की हाँ यहाँ माओइस्ट हैं और कुछ नुकसान कर सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, पीपल इन जनरल का, तो उनको एप्रीहेंड करने के लिए हमारा ये एक्सपेक्टेड था कि 4-5 दिनों का ऑपरेशन होगा या 6-7 दिन भी हो सकता है। तो लोग 24 फरवरी को निकले अपने पूरे बंदोबस्त के साथ। आई वॉज कमांडिंग अ टीम। हमारे उस ऑप्स में कोबरा के 3 टीम थी और बाकी सीआरपीएफ की नॉर्मल यूनिट के भी कुछ टीम थी। तो हम लोग 24 को निकले और जहाँ जाना था, हमें जो टारगेट दिया गया था उधर जा रहे थे। जाने के क्रम में हमने बीच में हॉल्ट लिया 24 को और फिर 25 को अपना हमने मूवमेंट शुरू किया अगेन। तो हमें एक जगह पर जा कर के कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ नज़र आई। तो हम वहाँ गए, देखे तो हमें पता चला कि यहाँ माओइस्ट हो सकते हैं, ऐसा लगा। फिर अचानक हमारे ऊपर माओवादियों की तरफ से फायरिंग आ गई। फिर हमने उनको चैलेंज किया, जो लोग लीगल प्रोविज़न होता है उनको चैलेंज किया कि आपको सरेंडर करने के लिए आपको चारों तरफ से घेर लिया गया, आप सरेंडर कर दें। तो फिर उन्होंने हमारी वार्निंग और चेतावनी सब कुछ देने के बाद भी, सरेंडर कॉल के बाद भी सरेंडर नहीं किया, अपनी फायरिंग जारी रखी। फिर हमने अपने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और उसी फायरिंग के दौरान एक इंटेंस एनकाउंटर होना शुरू हो गया। हमारे ऊपर माओवादियों की तरफ से भारी तादाद में फायरिंग आ रहा था और उसको काउंटर करने के लिए मैं अपने टीममेट्स के साथ, मैं अपने टीम मेंबर और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आगे बढ़ रहा था। उसी क्रम में फिर ऐसा हो गया कि हम बहुत तेज़ी से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहे थे और फायरिंग के बीच में हम भी फायरिंग कर रहे थे। मेरा जो लेफ्ट लेग है, बायां पैर है, एक आईडी के नीचे आ गया और वो ब्लास्ट कर गया। आईडी होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, कॉमन लोगों के लिए ये एक लैंड माइन होता है। लैंड माइन जो कि विक्टिम ऑपरेटेड होता है। इस तरह के प्रेशर स्विच होते हैं, उसमें पहले से ही बैटरी कनेक्टेड होता है और प्रेशर स्विच इस तरह से होते हैं कि जैसे ही उस पर विक्टिम का पैर पड़े, हाथ पड़े या जो भी जिससे कि वो स्विच प्रेस हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट उसका पूरा होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है एक्सप्लोसिव उसका। तो उसी तरह से हुआ। तो उस ब्लास्ट में इमीडिएटली मेरे जो दोनों लेग हैं वो ब्लास्ट के इफेक्ट से मेरे बॉडी से अलग हो गए और बाकी भी इंजरी लगी थी। मेरे ये जो दोनों बाएं पैर की दोनों उंगली हैं, फर्स्ट फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये भी कट गया ब्लास्ट के इफेक्ट से। फॉर्चुनेटली मेरे अपर बॉडी पार्ट में ज़्यादा इंजरी नहीं हुई थी, जिससे कि मैं बच पाया। नहीं तो अगर अपर बॉडी पार्ट में इंजरी हुई होती तो मैं नहीं बच पाया था, क्योंकि ब्लास्ट के बाद भी हम फाइट करते रहे। माओवादियों से हमारी फायरिंग जारी रही जब तक उन्होंने रिट्रीट नहीं किया। फिर बाद में वो डेंस जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर रिट्रीट कर गए, वापस भाग गए। कैजुअलिटीज कितनी हुई होगी उस दिन? हमारी तरफ से सर सबसे ज़्यादा इंजरी मेरी थी और मेरा जो रेडियो ऑपरेटर थे उनकी भी इंजरी थी और एक और पीछे उनके जो थे जवान, उनकी भी इंजरी हुई है। बाकी माओइस्ट साइड से जो कैजुअलिटी होगी या उनकी जो लॉसेस हैं वो हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि तो ऐसा होता है आमतौर पर कि वो भी अपने कैजुअलिटी को इवैक्यूएट कर लेते हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी तरफ से इतने मारे गए। तो
हाउ अबाउट द इवैक्यूएशन प्रोसीजर इन आवर साइड, मतलब कि जब जैसे सपोज कि यू गॉट दैट ब्लास्ट, तो उसके बाद फिर जो है किस तरीके से इवैक्यूएशन किया जाता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? यस सर, वो इतना डेंस फॉरेस्ट है और इस तरह का टेरेन है, हिली टेरेन है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, चट्टान है, वहाँ रोड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बाई रोड भी इवैक्यूएट करना पॉसिबल नहीं था और उतने शॉर्ट नोटिस पर चॉपर नहीं आ पाया, ठीक है, और वहाँ चॉपर की लैंडिंग ग्राउंड भी नहीं थी, तो चॉपर भी नहीं आ पाया, तो मुझे 8 किलोमीटर तक, मतलब हिली टेरेन ऑन द हिल, वो एक तरह से प्लेटू टाइप का है और उस पर बोल्डर पहाड़ हैं, तो बाई फुट मुझे 8 किलोमीटर तक इवैक्यूएट किया गया, फिर पहाड़ी से नीचे लाया गया 8 किलोमीटर इवैक्यूएट करके, उसमें करीब 3 घंटे लगे थे। पहाड़ी से नीचे आया तो वहाँ एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है पहले से खड़ा था, फिर उसमें डॉक्टर भी थे, सर्जन्स वगैरह, फिर प्राइमरी मेडिकल केयर मुझे वहाँ दे करके, बेसिक प्राइमरी मेडिकल केयर तो मुझे जो फर्स्ट एड होता है वो वहीं जंगल में ही दिया गया, फिर ब्लड इन्फ्यूज़न वगैरह एम्बुलेंस में होना शुरू हुआ और उस एम्बुलेंस के द्वारा मुझे इवैक्यूएट करके गया में एक वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ लाया गया। तो सर गया में जब मैं आया तो वहाँ भी थोड़ी ट्रीटमेंट हुई मेरी, तो इंजरी वगैरह थे उसमें स्टिचेस लगे और वाउंड को क्लीन किया गया, लेकिन डॉक्टर्स को ऐसा लगा कि ये जो इंजरी है बहुत ज़्यादा है और फर्दर एम्प्यूटेशन की ज़रूरत है, तो फिर नेक्स्ट डे मुझे एयर एम्बुलेंस के थ्रू एम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है, जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में लाया गया और वहाँ डॉक्टर के टीम द्वारा ऑपरेट करके मेरा जो एम्प्यूटेशन हुआ दोनों पैर का, तो लेफ्ट लेग है वो घुटने के पास से एम्प्यूट किया गया और जो राइट लेग है घुटने से थोड़ा सा नीचे एम्प्यूट हुआ है। दैट आई हैव सीन। भाई जैसे कि आपका अभी रिहैबिलिटेशन चल रहा है और आपको जो है प्रोस्थेटिक लेग्स लग गए हैं, तो अब ये कितने दिनों तक इसका जो रिहैबिलिटेशन है ये चलेगा, या इट विल बी लाइक फॉरएवर, या आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी डिस्चार्ज एंड द रिहैबिलिटेशन विल बी फ्रॉम योर ओन बट नॉट फ्रॉम लाइक कि आपको कोई हॉस्पिटल या कहीं पे रहने की जरूरत है? सर सबसे पहले मैं आपको और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ का एक इंस्टीट्यूट है एनसीडीई, नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट। इसमें क्या होता है कि ऑपरेशंस में या फिर ऐसे भी एक्सीडेंट में या नॉन ऑपरेशनल ड्यूटी में भी कोई भी सीआरपीएफ का एम्प्लॉय इंजर्ड हो जाता है या इवन किसी भी फोर्सेज के सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, किसी के भी जो अपना लिम्स खो देते हैं, हाथ का, पैर का या फिर आईज, ईयर, तो इनको यहाँ पर एक अल्टरनेट स्किल दिया जाता है, एक अल्टरनेट ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना जो अब ये कोर काम नहीं कर सकते हैं जो कि फाइटिंग है, तो ऑफिस में असिस्ट कर सकें या कुछ और भी काम कर सकें, जैसे कि इनको साइबर टेक्नोलॉजी बताया जाता है, सिखाया जाता है, ऑफिस का वर्क, या फिर पैरा गेम्स में भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे ये पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट करे और कई लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर भी मेडल लाया है सीआरपीएफ के लिए और देश के लिए। तो ये एक इंस्टीट्यूट है एनसीडीई जो कि हैदराबाद के पास एक रंगारेड्डी जगह है, वहां पर है। तो मैं सर अभी उसी इंस्टीट्यूट में हूँ, नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट। अच्छा, ओके। सर इस सेंटर के 3 कंपोनेंट हैं। एक तो है कि आपको अल्टरनेट ट्रेनिंग दी जाती है, आईटी स्किल्स सिखाए जाते हैं, साइबर स्किल्स सिखाए जाते हैं। एक है पैरा गेम्स सिखाया जाता है और पैरा गेम्स की ट्रेनिंग दी जाती है, और एक है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में सर 3 चीज़ें हैं। आपको सबसे पहले तो जो लिम्स आपने खो दिया है वो वीक हो जाता है या फिर पहले जैसा नहीं रहता है, तो उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह करा करके उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। देन इस तरह का इंसिडेंट होने के बाद कोई भी इंसान हो, चाहे वो मेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा बहुत ट्रॉमा में चला जाता है, जिसको कि हम लोग पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर भी बोलते हैं, पीटीएसडी। तो उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। उसके लिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि क्लिनिकली ट्रेंड हैं, तो साइकोलॉजिस्ट द्वारा काउंसलिंग की जाती है एंड देन अल्टीमेटली उसके आर्टिफिशियल लिम्स फिट किए जाते हैं। मेरा सर काउंसलिंग और फिजियोथेरेपी ये सब तो साथ साथ चलता रहता है। लिम्ब फिट कर दिया गया है और अब मैं लगभग इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। अब मुझे फर्दर फिजियो की थेरेपी की जरूरत तो है, वो तो लाइफ टाइम रहेगी, बट वो मैं खुद से ऑन माई ऑन कर सकता हूँ। और लिम्ब के साथ जो ट्रेनिंग दिया जाता है चलने के लिए, उसको यूज करने का, वो भी पूरा हो गया है। तो अब मैं अभी तो इसी सेंटर पर हूँ, एनसीडी में मौजूद हूँ, बट यहाँ से जल्दी ही मैं डिस्चार्ज होकर के अपने यूनिट चला जाऊंगा और अपनी नॉर्मल जो ऑफिस फंक्शनिंग है वो ज्वाइन करूंगा सर। तो मुझे तूने कभी एक बार बताया था दैट यू वर आल्सो इनटू ट्रेनिंग, है ना? यस सर, मैं जिस यूनिट में हूँ वहाँ मैं आई वाज इंचार्ज ऑफ द ट्रेनिंग ब्रांच। तो मतलब कि नाउ यू विल बी इंस्पायरिंग आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल इफ यू आर ट्रेनिंग देम,
and that will be an I amazing. I will try, sir. नहीं नहीं, you will not only try, you will succeed as well. अच्छा, जाते जाते मुझे एक दो चीजें और बता। पहली चीज कि those people who are aspiring to either become a civil servant or to join defense services, how different it is from, because you have an idea कि civil services या उसमें क्या होता है, और लोग obviously हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स में लोग हैं, डिफेंस सर्विसेज के बारे में भी हम लोग जानते हैं। What is it which makes paramilitary forces say different as well as similar to them? कुछ similarities और differences बता, so that कि students या जो aspirants हैं हमारे, वो थोड़ा सा और अच्छे से चुन सके कि क्या चीज करनी चाहिए। सर, जो मेन डिफरेंस है ना किसी भी सिविल फोर्स, सॉरी, किसी भी सिविल सर्विस और किसी भी फोर्स के सर्विस में, यही नहीं, इंडिया में नहीं, कहीं भी और ऑल ओवर वर्ल्ड, और जो मैं केवल सीआरपीएफ बीएसएफ की बात नहीं करूंगा, इवन पुलिस फोर्स या जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड, इनमें और सिविल सर्विस में, किसी भी सिविल सर्विस का हो, चाहे वो किसी भी एंट्री लेवल का ऑफिसर ग्रेड में हो या फिर क्लर्क लेवल का, बेसिक डिफरेंस ये होता है सर कि in the forces, even when you know that there is a imminent danger to your life, to your limb, even when you know that you can get killed in a most brutal manner, then also you have to willingly do your job. ठीक है, बाकी सिविल सर्विस में आप मना कर सकते हैं। अगर भारी बारिश भी हो रही है तो एक सिविल सर्विस का या कोई भी सिविल जॉब में कर्मचारी है, वो बोल सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सर, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, अपने बॉस को बोल सकता है। और जो फोर्स का आदमी है, गोली भी चल रही होती है, तो वो ये नहीं कर सकता कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। Obviously. That is really the biggest और difference. खासकर ऑफिसर के लिए तो उसको खुद लीड करना है, तो ही हैज टू लीड बाय एग्जांपल। वो तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता है कि मैं मना कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सर। और ऐसा कभी ऐसा लगा कि मतलब कि यू आर वेरी यंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू जस्ट गॉट मैरिड, यू आर आल्सो ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, और ये सारी चीज़ें के साथ साथ जो है यू आल्सो लॉस्ट अ कपल ऑफ लिम्स ऑफ योर्स, और लिटरली इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो फ्रॉम द ट्रॉमा पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो ये सारी चीज़ों के बाद हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ कि क्या गलती की थी कि मैंने ये वाली सर्विसेज ज्वाइन की थी, या यू आर वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि नहीं, ठीक किया और जो भी हो रहा है सही चल रहा है और मुझे आगे भी इसमें जो है लगे रहना है? सर, ऑब्वियसली इतना पेनफुल सिचुएशन से गुजरने के बाद, जब मैं हॉस्पिटल में था और टाइम पास करने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह देखता था, तो उसमें देखता था कि मेरे कई क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं, जानने वाले हैं जो मेरे साथ पढ़े, कोई यूएस में सेटल हो गया है, कोई फ्रांस में सेटल हो गया है, कोई नीदरलैंड से अपनी फोटो डाल रहा है, स्टेटस लगा रहा है। मुझे लगता था कि अरे यार, हम भी यहाँ पर आगे होते और हम भी आज कहीं मियामी बीच पर जाकर के या फिर न्यूयॉर्क में या फिर टाइम स्क्वायर से अपनी फोटो डाल रहा होता, कहाँ यहाँ पैर अपना खो बैठा। ठीक है, उनकी तरह मुझे भी करोड़ों के पैकेज अभी तक मिल रहे होते इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, और किसी मल्टीप्लेक्स में शॉपिंग कर रहा होता अपनी फैमिली के साथ, महंगी चीजें खरीद रहा होता, अभी हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। तो ये सब चीजें दिमाग में आती थी, खासकर तब जब मैं सोशल मीडिया पर बाकी अपने फ्रेंड्स को और उनकी एक्टिविटीज को देखता था टाइम पास करने के लिए। लेकिन फिर ये भी सोचना है कि ये जो काम है वो कोई ना कोई तो करेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी ये हो जाएगा। फिर मैं सर एक बार बार एग्जाम्पल देखता हूँ अफगानिस्तान का, कि यूएस विड्रॉल से पहले अफगानिस्तान क्या था, अभी क्या है। वहाँ के जो जितने भी एलीट थे या बड़े लोग भी थे, सो कॉल्ड, जो पावर और पैसा होल्ड करते थे, यूएस विड्रॉल के बाद उनकी क्या हालत हो गई है। ठीक है, उनकी सोसाइटी की, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ, वहाँ के जो अमीर लोग भी थे या वहाँ के जो बड़े सरकारी पदों पर बैठे लोग थे, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो या जो आर्म्ड फोर्सेज के हो, चाहे वो जनरल हो, तो भी उनकी अभी जो लाइफ है वो यूएस विड्रॉल के बाद जो एक लिबरल और मॉडर्न सोसाइटी में जीना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर हम न रहें तो फिर क्या होगा। जिनसे हम लड़ रहे हैं, माओइस्ट से या जो हमारे एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज हैं, वो हमें टेक ओवर कर लेंगी तो हमारी लाइफ क्या होगी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो हम
लड़ रहे हैं माओवादियों से सीआरपीएफ में भर्ती होके या किसी भर्ती फोर्स में भर्ती होकर के, तो हम सिर्फ देश के लिए या समाज के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारी पर्सनल लड़ाई भी है, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई भी है। बिल्कुल। अगर कोई न लड़े तो इससे देश और समाज तो प्रभावित होगा, हमारी फैमिली, मैं खुद, मेरे अ, बच्चे, मेरी वाइफ, ये सब भी प्रभावित होंगी। बिल्कुल। तो ये भी मुझे लगता है कि मैं शायद ये खुद के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जब मैं पढ़ता था या तैयारी करता था तो अफ़गानिस्तान सिचुएशन को मैं क्लोज़ली फ़ॉलो करता था और हमारे देश का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था अफ़गानिस्तान को रिबिल्ड करने में। हुँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी खर्च किया था अपने बहुत सारे रिसोर्सेज। बट अभी देख करके लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं अब, जो कि न चाहते हुए भी जो लिबरल हैं, जो डेमोक्रेटिक या फिर जो मॉडर्न थिंकिंग के हैं, हुँ। एक ऐसे सिचुएशन में है कि उन्हें तालिबान रूल के अंडर रहना पड़ रहा है। बिल्कुल। ठीक है। तो वो अब हर किसी को इफ़ेक्ट कर रहा है। वैसे ही इंडिया में अगर मान लीजिए सपोज़ कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कोई लड़ने वाला ना हो माओवादियों से, कोई फ़ोर्सेज़ ना हो, कोई विलिंगली जॉइन ना करे, माओइस्ट टेक ओवर कर लेंगे, तो फिर इंडिया की सोसाइटी कैसी बन जाएगी? हम एक अंधेरे में रहने वाली सोसाइटी बन जाएँगे, ठीक है? हमारी जो फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो लिबरल वैल्यूज़ हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। हम किसी मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको पता है कि एशिया में ही कई ऐसे कंट्रीज़ हैं, हुँ। ठीक है, जो कि बिल्कुल ऑब्वियसली, एक ऑब्वियसली, नेताओं द्वारा चलाई जा रही हैं। बिल्कुल। दिस इज़ द हमारी भी उसी तरह जो से मेरे ख्याल से हमारी यंग जनरेशन को समझ में भी आना चाहिए कि अगर हमारे देश की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और ये सिर्फ सिर्फ देश की डिफेंस नहीं सर्विस। लड़ाई है सर, ये मैं बता रहा हूँ कि पर्सनल लड़ाई है। हुँ। कहीं-कहीं मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि अफ़गानिस्तान के बड़े-बड़े जो आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर थे, वो सब आज एक बिल्कुल ही सब्जुगेटेड और बिल्कुल ही निम्न स्तर की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं अफ़गानिस्तान में। हुँ। ठीक है? या वहाँ के जो बड़े एलीट थे, जिनको लगता था कि मुझे फ़ोर्स जॉइन करने की क्या ज़रूरत है, या मेरे बच्चे को, अपने बच्चे को फ़ोर्स में भेजने की क्या ज़रूरत है, मैं तो यहाँ का एक अमीर आदमी हूँ, मैं यहाँ का बड़ा बिज़नेसमैन हूँ, ठीक है? या मैं यहाँ का बड़ा सोशलाइट हूँ, कोई और है मेरी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जब वही सिक्योरिटी फ़ेल हो गई, नहीं कर पाई तालिबान के अगेंस्ट डिफेंड उनको, तो आज उनकी लाइफ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदतर है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीज़ कहीं जो न है कहीं आप समझना मेरे ख्याल से यूथ के लिए भी ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है कि नहीं है, या बहुत ज़्यादा फ़ेम है कि नहीं है। जैसे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ेम होता है या बहुत ज़्यादा पावर होता है, अथॉरिटी दिखती है, तो कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। लोग उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, जाते भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो थोड़ी ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली बात है, उन चीज़ों से हम कतराते हैं, दूर भागते हैं, बिकॉज़ हमें कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, या हमारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं होगी मार्केट में, या हमारे पास कोई लाल बत्ती या नीली बत्ती नहीं होगी, तो शायद उसके कारण से हमारी इज़्ज़त कम हो रही है, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ों से अगर बाहर निकल के आप अपना पैशन परस्यू करते हैं और ऑब्वियसली आपकी कैपेबिलिटीज़ भी उसी तरीके की हैं, तो मेरे ख्याल से एक ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। एक चीज़ बिल्कुल। और बता मेरे को, एक चीज़ और बता। वेयर डू यू सी योरसेल्फ, ये क्वेश्चन हम बहुत बार पूछते थे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ से 5 इयर्स और 10 इयर्स फ्रॉम नाउ? क्या लगता है तुझे कि अभी जो सिचुएशन है, जिस जिस सिचुएशन से तू गुजर रहा है, इसके बाद वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स और 10 इयर्स? क्या करना चाह रहा होगा देश के लिए? सर, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अभी जैसा भी हूँ, इससे भी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करूँगा 5 सालों में, क्या बात ठीक है? इवन 10 सालों में भी, 20 सालों में भी। है? हुँ, और एज़ प्रोफ़ेशनल फ्रंट पर बात करें तो मेरी कोशिश होगी कि जो यंग कमांडोज़ हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकूँ हुँ, एज़ ट्रेनर, और उनको इस तरह की चीज़ें मैं बता सकूँ, सिखा सकूँ ट्रेनिंग के माध्यम से कि जो सिचुएशन मैंने फेस किया है, अगर अनफॉर्चुनेटली उनके सामने आता है, तो वो भी बहादुरी से उसका सामना कर सकें। बिल्कुल, इसमें ये मैं तो कोई नहीं कह बात सकता कि ऐसी ट्रेनिंग मैं दे दूँगा कि ऐसा सिचुएशन ही नहीं आए, हुँ, ठीक है? क्योंकि सब चीज़ हम हमारे हाथों में नहीं होती है। हाँ, बट फॉर्च्यूनेटली हमें उम्मीद है कि जो माओइस्ट इंसर्जेंसी ही है, हुँ। माओइस्ट इंसर्जेंसी है, वो भी धीरे-धीरे सबसाइड हो रहा है हमारे फोर्सेज़ के गुड वर्क के मोस्ट द्वारा। प्रोबेबली आने वाले 10-15 साल में पूरी तरीके से खत्म भी हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हुँ, हुँ, और
मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो फोर्सेज़ में आना चाहते हैं, वो ये समझ के आएँ कि ये आपकी पर्सनल लड़ाई है, ठीक है? आप अपने निहित और बिल्कुल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए फ़ोर्स में आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य एक अच्छा उसको भारत, एक अच्छा इंडिया, एक अच्छा हिंदुस्तान, सुरक्षित और प्रगतिशील, आधुनिक और विकसित हिंदुस्तान या भारत उसको देने के लिए आप फ़ोर्स में आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके होने वाली जो नस्लें हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पोते होंगे, आपकी बीवी होगी, आपकी वाइफ़ होगी, उसको एक अच्छा और डेवलप्ड कंट्री मिले, सोसाइटी मिले, तो फिर किसी न किसी को आपको भी आना ही पड़ेगा फ़ोर्स में इंडिया को सुरक्षित करने के लिए। थैंक यू सो मच विभोर, इट वाज रियली वेरी वेरी अमेजिंग एंड नाइस टॉकिंग टू यू। और हमने कोशिश तो बहुत बार करी कि हम लोग कनेक्ट करें, लेकिन वही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन थैंकफुली आज रैंडमली जो है हम कनेक्ट कर भी गए, और मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन भी दोनों तरफ से बहुत अच्छा दिखा मुझे, तो आई एम प्रीटी श्योर ये जो है बहुत अच्छे से चला होगा। तो थैंक यू वंस अगेन। और